तो आज हम हेपेटाइटिस वायरस के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने देखा है हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में, तो आज हम देखेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला हेपेटाइटिस सी वायरस, या फिर हम पहले इसे नॉन ए या फिर नॉन बी हेपेटाइटिस कहते थे। जब हेपेटाइटिस ए वायरस डिस्कवर हुआ था, हेपेटाइटिस बी वायरस डिस्कवर हुआ था, उसके बाद जब हेपेटाइटिस सी वायरस डिस्कवर हुआ तो वो टाइम पे हम इसे नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस ऐसा कहते थे। लेकिन आगे जाके हमने इसका एक नेम रखा जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस सी वायरस। तो मोस्टली हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस हमें काफी ज्यादा पेशेंट में देखने मिलते हैं। तो हेपेटाइटिस सी वायरस यानी कि अगर हम कह सकते हैं इन्फ्लामेशन, लीवर का अगर इन्फ्लामेशन होगा ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ सी वायरस, तो हम उसे कहते हैं हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी कैसे होता है, एक्वायर कैसे किया जाता है? तो मोस्ट प्रोबेबली वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड प्रोडक्ट से होता है, हेमोडायलिसिस से होता है, पेरेंटेनल ड्रग एब्यूज से होता है, या फिर एक्सीडेंटल कट या नीडल प्रिक इन दी हेल्थ वर्कर। तो मोस्टली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि अगर पीसीवी ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी जो डोनर का पीसीवी है, अगर डोनर को एचसीवी होगा या हेपेटाइटिस सी वायरस होगा तो वहां से ट्रांसफर होता है। ब्लड के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि एफएफपी हो गया, या फिर हम कह सकते हैं एचडीपी हो गया, आरडीपी हो गया। ये जो ब्लड के प्रोडक्ट है वहां से भी हेपेटाइटिस सी वायरस या फिर हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस सी जो है वो स्प्रेड होता है। उसके बाद हेमोडायलिसिस, जो हेमोडायलिसिस का मशीन होता है, डायलिसिस करने का मशीन होता है, उसका अगर क्लीनिंग ठीक से न किया गया हो तो भी ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। पेरेंटेनल ड्रग एब्यूज, जो ड्रग्स लेते हैं और सीरिंज के थ्रू जो ड्रग्स लेते हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली देखने मिलता है कि अगर जो पार्टनर्स होते हैं वो एक ही सीरिंज अगर यूज करते हैं ड्रग्स लेने के लिए तो भी सी वायरस स्प्रेड होता है। और लास्टली एक्सीडेंटल कट या फिर नीडल प्रिक इन हेल्थ वर्कर, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को अगर हम ब्लड ले रहे हैं जो एचसीवी पॉजिटिव है और उसका नीडल या उसका ब्लड हमारे अंदर इंजेक्ट हो गया तो भी हेपेटाइटिस सी वायरस जो है वो हमारे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। तो मोस्टली ये स्प्रेड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ब्लड प्रोडक्ट से, हेमोडायलिसिस से, पेरेंटेनल ड्रग एब्यूज और एक्सीडेंटल कट या फिर नीडल प्रिक, जो कि हेल्थ केयर वर्कर में कॉमनली देखने को मिलता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 20 से लेके 90 डेज तक। तो इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? जब बॉडी में पहला बार वायरस गया है वहां से लेके जो फर्स्ट सिम्टम प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 20 से लेके 90 डेज तक। एचसीवी हैज ए हाई रेट ऑफ प्रोग्रेशन इन क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस यानी कि लॉन्ग टर्म हेपेटाइटिस हमें एचसीवी के वजह से देखने को मिलता है। एचसीवी हेपेटाइटिस सी वायरस में क्रोनिक हेपेटाइटिस हमें देखने मिलता है। विद इन 5 to 10 years एचसीवी प्रोग्रेसिस टू सिरोसिस एंड लेटर इन हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। मोस्ट प्रोबेबली अगर हेपेटाइटिस सी वायरस हुआ है, उसका ठीक से केयर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं लिया गया हो, तो वो प्रोग्रेस हो जाता है सिरोसिस में। 5 से 10 साल के अंदर सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, यानी कि लीवर जो होता है वो पूरी तरह से डैमेज होने लगता है, और उसके साथ साथ हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी कि कैंसरस सेल का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। तो ये काफी हार्मफुल होता है हेपेटाइटिस सी वायरस। अभी हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है वो दिखता कैसा है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बताया है, तो मोस्टली 2-3 चीजें ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। एक तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। एनवलप्ड आरएनए वायरस, यानी कि एक एनवलप में प्रेजेंट होता है, और इसका डायमीटर होता है अराउंड 30 से लेके
60 नैनोमीटर, कितना होता है 30 से लेके 60 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। तो इतना चीज हमें ध्यान में रखना है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड एनवलप्ड आरएनए होता है जिसका डायमीटर 30 से लेके 60 नैनोमीटर तक होता है, जिसमें हमें ग्लाइकोप्रोटीन E2, ग्लाइकोप्रोटीन E1 देखने को मिलता है। तो इतना चीज हमें ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर हम देखेंगे वायरल मार्कर यानी कि डिटेक्शन कैसे किया जाए, जो हेपेटाइटिस सी वायरस है उसका डिटेक्शन कैसे किया जाए, तो वो कैसे करते हैं, तो मोस्टली वायरल मार्कर्स कौन से होते हैं, तो वायरल मार्कर फॉर डिटेक्शन ऑफ HCV, तो पहला होता है एंटी HCV एंटीबॉडी। क्या होता है, एंटी HCV एंटीबॉडी, जिसमें 3 जनरेशन पाए जाते हैं। 3 जनरेशन ऑफ एंटी HCV IgG एंटीबॉडीज आर अवेलेबल। तो HCV इंफेक्शन होने के बाद उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज डेवलप करता है हमारा बॉडी, उसको डिटेक्ट करने से हमें पता चलता है कि HCV इंफेक्शन पेशेंट को हुआ है। तो उसमें भी एंटी HCV एंटीबॉडी यानी कि IgG वैरायटी का जो होगा वो 3 जनरेशन में देखने मिलता है। पहला जनरेशन का कब देखने मिलेगा, तो पहला जनरेशन का देखने मिलेगा 1 से 3 महीना आफ्टर इन्फेक्शन के बाद। 1 से 3 महीना हो जाएगा इन्फेक्शन को, उसके बाद हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड जनरेशन कब देखने मिलेगा, वो देखने मिलेगा 1 मंथ अर्लियर देन फर्स्ट, मोस्ट प्रोबेबली 1 महीने के अंदर देखने को मिलता है। और जो थर्ड जनरेशन होता है वो हमें और भी जल्दी देखने को मिलता है। यानी कि थर्ड जनरेशन जो एंटी HCV IgG एंटीबॉडी होता है वो हमें पहले देखने को मिलता है, उसके बाद सेकेंड जनरेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलेगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वायरल मार्कर कौन से होते हैं, तो एंटी HCV IgG एंटीबॉडी, जिसमें 3 जनरेशन होते हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। इसके साथ साथ अगर हमें देखना है, डिटेक्ट करना है HCV वायरस को, तो हम कर सकते हैं HCV RNA के थ्रू, जो कि हम कुछ हफ्तों में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो HCV का जो RNA होता है वो डिटेक्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है पेशेंट को हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सब हो गया हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस, या फिर हम कह सकते हैं हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस डी वायरस, या फिर डी का मतलब होता है हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। तो अगर इन्फ्लामेशन होगा लीवर में ड्यू टू डी वायरस इन्फेक्शन, तो हम उसे कहेंगे हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन मोस्टली बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। तो हेपेटाइटिस डी वायरस 2 वजह से होता है, एक तो को इन्फेक्शन होता है और दूसरा होता है सुपर इन्फेक्शन। तो को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, तो को इन्फेक्शन यानी कि हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस दोनों साथ में पेशेंट को होता है, तो हम उसे कहेंगे को इन्फेक्शन। लेकिन अगर हेपेटाइटिस डी वायरस जो है एक पेशेंट को HBsAg कैरियर है, यानी कि हेपेटाइटिस बी एंटीजन है, कैरियर है, और उसमें अगर हेपेटाइटिस डी वायरस होता है तो हम इसे कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। तो 2 तरह से इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले को इन्फेक्शन, जिसमें कि साइमल्टेनियसली हेपेटाइटिस डी वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस पेशेंट के बॉडी में आता है, और दूसरा होता है सुपर इन्फेक्शन, यानी कि अगर हेपेटाइटिस बी का कैरियर होगा और पेशेंट और उसके अंदर हेपेटाइटिस डी वायरस डेवलप होंगे, तो हम उसे कहेंगे सुपर इन्फेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली अगर को इन्फेक्शन हुआ है तो को इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है, तो को इन्फेक्शन में अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में रिकवरी हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के बॉडी में रिकवरी हमें देखने मिलेगा। इनफ्रीक्वेंट कुछ लोगों में मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ देखने मिलेगा, और काफी कम पेशेंट में हमें सिरोसिस देखने मिलेगा। सिरोसिस मतलब डैमेज होना लीवर का काफी हद तक डैमेज हो जाना, या लीवर के सेल्स का डेथ हो जाना, लीवर का फेलियर हो जाना, उसे हम कहते हैं सिरोसिस। तो
तो काफी कम केसेस में को इन्फेक्शन में काफी कम केसेस में हमें सिरोसिस देखने मिलता है। लेकिन वही अगर हम सुपर इन्फेक्शन में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें सिरोसिस देखने मिलेगा, काफी कम केसेस में रिकवरी देखने मिलेंगे और काफी कम केसेस में हमें मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिलेगा। तो को इन्फेक्शन और सुपर इन्फेक्शन में मेजॉरिटी केसेस में हमें रिकवरी देखने मिलता है और सुपर इन्फेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हमें सिरोसिस देखने को मिलता है या डैमेज देखने को मिलता है या लिवर फेलियर देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है वो कैसा होता है, कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, साइज जो होता है वो छोटा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल, तो जैसे हम कह सकते हैं कि ये हम देखते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल हमें देखने मिलेगा जिसका डायामीटर होता है 36 नैनोमीटर, जो डायामीटर होगा वो 36 नैनोमीटर देखने मिलेगा और इसमें डबल शेल प्रेजेंट होता है, यानी कि आउटर सेल में क्या होता है HBsAg होता है और इनर सेल में क्या होता है डेल्टा एंटीजन हमें देखने को मिलता है। तो मोस्टली अगर हम देखेंगे तो इसके आउटर कवरिंग में हम देख सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस स्मॉल चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अंदर की तरफ हम देखेंगे तो हेपेटाइटिस डी का एंटीजन हमें ये जो देखने को मिल रहा है, हेपेटाइटिस डी का एंटीजन हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। ये क्या होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस काफी स्मॉल होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डायामीटर जो होता है वो 36 नैनोमीटर का होता है, जो कि डबल शेल्ड होता है। आउटर सेल में हमें क्या देखने मिलेगा, हेपेटाइटिस बी का एंटीजन देखने मिलेगा और अंदर की तरफ हमें क्या देखने मिलेगा, हेपेटाइटिस डी का एंटीजन यानी कि डेल्टा एंटीजन देखने मिलेगा। अगर हम देखेंगे तो डिटेक्शन कैसे करना है या फिर मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस क्या है, तो हेपेटाइटिस डी वायरस मोस्ट प्रोबेबली हमें ब्लड और लीवर के सेल्स में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने मिलेगा, ब्लड और लीवर के सेल्स में देखने मिलेगा। हेपेटाइटिस डी का एंटीजन ब्लड में और लीवर के टिश्यूज में हमें देखने मिलेंगे, यानी कि ब्लड में हमें हेपेटाइटिस डी एंटीजन देखने मिलेगा और उसके साथ अगर बायोप्सी किया जाएगा तो लीवर के सेल्स या लीवर के टिश्यू में हमें हेपेटाइटिस डी वायरस डिटेक्ट हो सकता है। एंटी-एचडी एंटीबॉडीज यानी कि एंटीबॉडीज जनरेट होता है बॉडी में, उसको भी डिटेक्ट किया जाता है, जिसके बेसिस पे हमें पता चलता है पेशेंट को हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो इसमें भी दो टाइप होते हैं, एक तो एंटी-एचडी एंटीबॉडी जो कि IgM टाइप का होता है और एंटी-एचडी एंटीबॉडी जो IgG टाइप का होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें इनिशियल स्टेज में एंटी-एचडी IgM एंटीबॉडी देखने मिलेगा और कुछ टाइम के बाद जब बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा तो हमें एंटी-एचडी IgG एंटीबॉडी देखने को मिलेंगे। तो डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं हेपेटाइटिस डी वायरस को, सबसे पहले हेपेटाइटिस डी वायरस को हम ब्लड में या फिर हम लीवर के सेल्स में डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस डी एंटीजन होता है, वो भी हम ब्लड में और लीवर के टिश्यूज में डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट एंटी हेपेटाइटिस डी एंटीबॉडी जो कि दो टाइप का होता है, इनिशियल स्टेज में IgM और आगे की स्टेज में IgG एंटीबॉडीज हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में। तो हेपेटाइटिस ई वायरस भी देखने मिलता है, काफी कम केसेस में देखने मिलेगा, लेकिन हेपेटाइटिस डी वायरस देखने मिलता है। इसको हम कहते हैं एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस। एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस यानी कि ये फीको ओरल रूट से ट्रांसफर किया जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं अनकंटामिनेटेड फूड या वाटर के इंजेक्शन होने से भी हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो स्प्रेड होता है। तो इसको हम कहते हैं एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वायरस, जो कि फीको ओरल रूट से हम कह सकते हैं स्प्रेड होता है। एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वेरिएंट ऑफ नॉन ए एंड नॉन बी हेपेटाइटिस, इसे हम दूसरा नाम देते हैं एंटेरिकली ट्रांसमिटेड वेरिएंट ऑफ नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस। ये एक पर्सन
मोस्ट प्रोबेबली ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने के चांसेस काफी कम होते हैं। हाई मॉर्टेलिटी रेट इज सीन इन प्रेग्नेंट वुमन। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को हेपेटाइटिस ई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो मॉर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा होता है। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज एंड नॉट एसोसिएटेड विद क्रॉनिक लिवर डिजीज। मोस्ट प्रोबेबली जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, यानी कि बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाता है, हेपेटाइटिस ई वायरस को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं हेपेटाइटिस ई वायरस में हेपेटाइटिस ई वायरस का जो आरएनए प्रेजेंट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस ई वायरस कैप्सिड यानी कि उसका आउटर कवरिंग होता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। सीरोलॉजिकल मार्कर में हमें क्या देखने मिलेगा, हेपेटाइटिस ई वायरस कैसे डिटेक्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले एंटी-एचईवी एंटीबॉडीज से हमें डिटेक्ट होगा हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में, जो कि दो फॉर्म में होगा, एक तो आईजीएम एंटीबॉडी और एक तो आईजीजी एंटीबॉडी। दूसरा है हेपेटाइटिस ई वायरस आरएनए यानी कि एचईवी आरएनए डिटेक्ट करने से भी हमें पता चलेगा पेशेंट को हेपेटाइटिस ई हुआ है या नहीं हुआ है। तो सीरोलॉजिकल मार्कर में दो आते हैं, एक तो एंटी-एचईवी एंटीबॉडी जो कि आईजीएम और आईजीजी टाइप का होगा, और दूसरा एचईवी आरएनए, इससे डिटेक्ट किया जाता है। अभी हेपेटाइटिस में हम आगे देखेंगे काफी सारे क्लिनिकल पैटर्न्स होते हैं, पैथोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हिपैटोट्रोपिक वायरस के। तो ये कितने स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज को हम कहते हैं कैरियर स्टेज, असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन या असिम्प्टोमेटिक स्टेज, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस यानी कि सब मैसिव या मैसिव नेक्रोसिस होता है लीवर के सेल्स का। तो जो क्लिनिकल पैटर्न है उसमें हमें 5 पैटर्न्स देखने मिलेंगे। सबसे पहले कैरियर स्टेज, दूसरा असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन या असिम्प्टोमेटिक स्टेज, एक्यूट हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस जिसमें हमें नेक्रोसिस, काफी एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला होता है कैरियर स्टेज। तो कैरियर स्टेज क्या होता है, तो एन असिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल विदाउट मैनिफेस्ट डिजीज harboring infection with hepatotropic virus and capable of transmitting it is called as carrier stage। तो कैरियर स्टेज क्या होता है, एक पर्सन है जिसके अंदर हेपेटाइटिस वायरस होता है, लेकिन वो उसके बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करता, उसके बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो उसे हम कहेंगे कैरियर स्टेज। इसमें दो होते हैं, एक तो असिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर होता है और एक तो असिम्प्टोमेटिक कैरियर विथ क्रॉनिक डिजीज। एक ऐसा होता है जो कि कैरियर होता है लेकिन फुल्ली असिम्प्टोमेटिक रहता है, यानी कि सिम्टम्स कुछ भी प्रेजेंट उसमें नहीं होते हैं। दूसरा भी होता है जो असिम्प्टोमेटिक होता है लेकिन क्रॉनिक डिजीज हुआ रहता है, यानी कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हुआ होगा उसे और उसके वजह से उसके बॉडी में कैरियर स्टेज प्रेजेंट होगा, लेकिन पेशेंट में सिम्टम्स कोई भी तरह के हमें देखने नहीं मिलेंगे। तो कैरियर स्टेज में दो होते हैं, एक तो असिम्प्टोमेटिक हेल्दी कैरियर और दूसरा होता है असिम्प्टोमेटिक कैरियर विद क्रॉनिक डिजीज। ये हो गया पहला स्टेज। दूसरा होता है असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। These are the cases which are detectable incidentally to have infection with one or more hepatitis virus or detection of the presence of antibodies। यानी कि ये असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होते हैं, इसमें सिम्टम्स नहीं होते लेकिन इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है। हम कभी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, हमें पता चलता है हेपेटाइटिस वायरस आ गया है, तो ये असिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है जिसके अंदर हमें इंसिडेंटली एंटीजन या एंटीबॉडी डिटेक्ट होते हैं। तीसरा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस एक्यूट हेपेटाइटिस। क्या कहते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसके अंदर 4 फेजेस आते हैं। सबसे पहला होता है इंक्यूबेशन पीरियड, दूसरा होता है प्री इक्टेरिक पीरियड,
तीसरा इक्टेरिक पीरियड और चौथा होता है पोस्ट इक्टेरिक फेज या फिर पोस्ट इक्टेरिक पीरियड। तो तीसरा जो स्टेज होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट हेपेटाइटिस, जिसमें 4 फेज देखने मिलता है। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब भी बॉडी में वायरस फर्स्ट टाइम आ जाता है तब से लेके जब फर्स्ट सिम्टम देखने मिलता है तो उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड हर एक हेपेटाइटिस का अलग अलग होता है। हेपेटाइटिस ए में इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 वीक्स का, यानी कि हम कह सकते हैं 15 to 45 डेज। हेपेटाइटिस बी वायरस में हमें इंक्यूबेशन पीरियड मिलता है 10 वीक्स का, यानी कि 30 से लेके 180 डेज का। हेपेटाइटिस सी वायरस में हमें देखने मिलेगा 7 वीक्स का इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि होता है अराउंड 20 से लेके 90 डेज तक। हेपेटाइटिस डी में हमें देखने मिलेगा 6 वीक्स इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 30 से 50 डेज का होगा। और हेपेटाइटिस ई वायरस में इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 8 वीक्स, यानी कि 15 से लेके 60 डेज तक। इसके बाद हमें प्री इक्टेरिक पीरियड देखने को मिलेगा। तो प्री इक्टेरिक पीरियड में हमें क्या देखने मिलेगा? तो कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे। सिम्टम्स में क्या आएगा? एनारोक्सिया यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट, नौशिया यानी कि उल्टी जैसा लगना, यानी कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, फटीग, टायर्डनेस, मलेशिया, एक वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन को हम मेलेस कहेंगे। डिस्टेस्ट फॉर स्मोकिंग, कोई भी डिस्टेस्ट फॉर स्मोकिंग का मतलब होता है कोई भी काम में मन नहीं लगना। कोई स्मोकर होगा, अगर उसे हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हुआ है प्री इक्टेरिक पीरियड में, तो डिस्टेस्ट लगेगा, उसे कोई भी काम करने, स्मोकिंग करने भी नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे डिस्टेस्ट फॉर स्मोकिंग। अल्थ्रेल्जिया हम कह सकते हैं कि जो बोन पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, और हेडेक। तो ये सब चीज हमें प्री इक्टेरिक फेज में या प्री इक्टेरिक पीरियड में देखने को मिलेगा। अर्ली एविडेंस ऑफ हिपेटोसेल्यूलर इंजरी, जो कि हमें पता चलता है एलिवेटेड ट्रांसअमाइनेज से, यानी कि एलिवेटेड एसजीओटी या एसजीपीटी से हमें पता चलता है कि लीवर या फिर हिपेटोसेल्यूलर इंजरी हुआ है कि नहीं, हिपेटिक सेल्स में कोई इंजरी हुआ है कि नहीं। तो एसजीओटी एसजीपीटी रेज्ड रहेंगे तो हमें पता चलना चाहिए कि पेशेंट को हिपेटोसेल्यूलर इंजरी हुआ है। तो प्री इक्टेरिक फेज में या प्री इक्टेरिक पीरियड में हमें एनारोक्सिया, नौशिया, वॉमिटिंग, फटीग, मेलेस, डिस्टेस्ट फॉर स्मोकिंग, अल्थ्रेल्जिया और हेडेक देखने मिलेगा। इसके बाद चौथा जो स्टेज होता है, तीसरा जो स्टेज होता है प्री इक्टेरिक पीरियड के बाद, उसे हम कहते हैं इक्टेरिक फेज, जिसमें हमें क्लिनिकल जॉन्डिस देखने मिलेगा। जॉन्डिस यानी कि येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, एलिवेटेड बिलीरुबिन लेवल, ये सब हमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हमें देखने मिलेगा डार्क कलर्ड यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल, प्लूराइटिस यानी कि इचिंग ऑल ओवर दी बॉडी, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये सब चीजें हमें देखने मिलेगी। तो डार्क कलर्ड यूरिन अगर देखने मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि बिलीरुबिन जो है वो यूरिन में ज्यादा बढ़ रहा है, तो डार्क कलर यूरिन देखने मिलेगा। दूसरा क्ले कलर्ड स्टूल, मोस्ट प्रोबेबली अगर स्टोन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट करता है बाइल के फ्लो को, तो येलोइश कलर का स्टूल नहीं देखने मिलेगा, हमें क्ले कलर स्टूल देखने मिलेगा। प्लूराइटिस जो बाइल एसिड होता है, अगर लेवल बाइल एसिड का बॉडी में बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ईचिंग और रैशेस देखने मिलेंगे बॉडी में। वेट लॉस, मोस्ट प्रोबेबली जॉन्डिस के पेशेंट में वेट लॉस देखने मिलता है क्योंकि पेशेंट को खाने का मन नहीं होता, वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से वेट लॉस देखने मिलता है। उसके साथ साथ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि लीवर के सेल्स में इन्फ्लामेशन होने की वजह से एब्डोमिनल टेंडरनेस हमें देखने मिलेगा। एनलार्ज्ड एंड टेंडर लीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में टेंडर लीवर पाल्पेबल हमें देखने को मिलेंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे इक्टेरिक फेज का? तो इक्टेरिक फेज में हमें इंक्रीज बिलीरुबिन या फिर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। ट्रांसअमाइनेज होते हैं एसजीओटी एसजीपीटी का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा और प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम
जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो भी एलिवेटेड देखने को मिलेंगे। तो इससे पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो इक्टेरिक फेज में है या पेशेंट को जॉन्डिस हो गया। सीरोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सीरोलॉजिकली अगर हम देखेंगे तो हमें एंटीजन या एंटीबॉडी ब्लड से डिटेक्ट होता है। तो ये हो गया इक्टेरिक फेज के बारे में। पोस्ट इक्टेरिक फेज हमें क्या देखने मिलेगा? तो पोस्ट इक्टेरिक फेज या फिर हम कह सकते हैं इक्टेरिक फेज लास्टिंग फॉर 1 to 4 वीक्स, तो उसे हम कहेंगे पोस्ट इक्टेरिक फेज। 1% केसेस डेवलप इनटू फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस ऑफ लीवर। 5 to 10% केसेस प्रोग्रेस टू क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो मोस्टली हेपेटाइटिस में पोस्ट इक्टेरिक फेज में 1% लोगों में फुलमिनेंट हेपेटाइटिस देखने मिलेगा। 5 to 10% केसेस में हमें क्रोनिक हेपेटाइटिस देखने मिलेंगे। इसमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में क्या देखने मिलेगा? तो मोस्टली हमें एक्यूट हेपेटाइटिस में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हिपेटोसेल्युलर इंजरी देखने मिलेगा, यानी कि लीवर के जो सेल्स है वो इंजर्ड देखने मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली सेंट्री लोब्यूलर जोन होता है जो कि जोन 3 होता है, वहां पे हमें हिपेटोसेल्युलर इंजरी देखने मिलेगा। इंजरी देखने के साथ साथ हमें इंफ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट देखने मिलेंगे। जो हमें सोल्जर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने मिलेगा, इन्फ्लामेटरी इनफिल्ट्रेट देखने मिलेंगे। कफर सेल्स हाइपरप्लेसिया, तो जो मैक्रोफेजिस सेल्स होते हैं, जो लीवर के मैक्रोफेजिस होते हैं, उनका भी जो काउंट्स होता है वो बढ़ जाता है, जिससे हम कहते हैं कफर सेल्स हाइपरप्लेसिया। कॉलिस्टेसिस हमें देखने को मिलेगा। कॉलिस्टेसिस यानी कि डेवलपमेंट ऑफ स्टोन इन द बाइल डक्ट, जिसकी वजह से बाइल फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो मोस्टली मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें ये चीजें देखने मिलेंगे। इसके बाद जो चौथा स्टेज होता है उसे हम कहते हैं क्रोनिक हेपेटाइटिस। एक होता है एक्यूट हेपेटाइटिस, एक होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूइंग और रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस डिजीज फॉर मोर देन 6 months with symptoms along with biochemical, serological, hepatopathological evidence of inflammation and necrosis। कोई भी हेपेटाइटिस अगर 6 महीने से ज्यादा चलता है, कंटिन्यू होता है सिम्टम्स के साथ, यानी कि ब्लड एविडेंस हो, सीरोलॉजिकल एविडेंस हो, हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस हो, जिसमें इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस हमें देखने को मिलता हो, तो इसे हम कहेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। Most probably HCV infection account for 40 to 60% cases of chronicity in adult and may evolve into cirrhosis। Most probably जो हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है उसमें हमें क्रोनिक हेपेटाइटिस देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी causes chronic hepatitis in 40% infant and 5% in adult। Hepatitis D virus super infection on HBV carrier is responsible for 10 to 40% cases, और hepatitis A virus and hepatitis E virus does not produce chronic hepatitis। तो मोस्टली chronic hepatitis क्या होता है? तो अगर हेपेटाइटिस कंटिन्यू होगा 6 मंथ तक, जिसमें हमें बायोकेमिकल, सीरोलॉजिकल, हिस्टोपैथोलॉजिकल एविडेंस देखने मिलेंगे इन्फ्लामेशन और नेक्रोसिस के, तो हम उसे कहेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस। क्रोनिक हेपेटाइटिस मोस्ट प्रोबेबली HCV इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन में देखने मिलेगा, जिसमें 40 to 60% चांसेस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस में 40% इन्फेंट में चांसेस होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस होने का, और 5% एडल्ट में चांसेस होते हैं। हेपेटाइटिस डी वायरस सुपर इन्फेक्शन, यानी कि हेपेटाइटिस बी के एंटीजन के जो कैरियर होते हैं उसमें अगर हेपेटाइटिस डी वायरस होता है तो उसमें भी 10 to 40% केसेस में क्रोनिसिटी होने के चांसेस होते हैं, और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई वायरस में क्रोनिक हेपेटाइटिस नहीं देखने मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या देखने मिलेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस में? तो ये रेंज करता है फ्रॉम माइल्ड टू फुल ब्लोन सिरोसिस। तो माइल्ड क्रोनिक हेपेटाइटिस में क्या देखने मिलेगा? एलिवेशन ऑफ ट्रांस अमाइनेस, फटीग,
वीकनेस, मलेज, वॉमिटिंग सेंसेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, हिपैटोमेगैली, दूसरा हिपैटिक टेंडरनेस, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में टेंडरनेस, और लीवर जो होता है वो इन्फ्लेम्ड देखने को मिलेगा। लैब फाइंडिंग में क्या देखने मिलेगा, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम या फिर पीटीआईएनआर जो है वो प्रोलॉन्ग देखने मिलेंगे हमें। हाइपर बिलिरुबिनेमिया, हाइपर ग्लोबिनेमिया, एलिवेटेड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। पेशेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग HBV and HCV chronic infection are known to evolve into hepatocellular carcinoma। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस काफी टाइम तक रहेगा या क्रॉनिक होगा तो उसमें हिपैटोसेल्युलर कार्सिनोमा यानी कि कैंसरस सेल का डेवलपमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये हो गया क्रॉनिक हेपेटाइटिस के बारे में। पांचवा स्टेज कौन सा होता है, तो वो होता है परमानेंट हेपेटाइटिस, जिसमें हमें मैसिव या सब मैसिव नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स देखने को मिलते हैं। सब मैसिव या मैसिव नेक्रोसिस ऑफ लीवर सेल्स देखने मिलेंगे, उसे हम कहेंगे परमानेंट हेपेटाइटिस। सीवियर फॉर्म ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस इन विच देयर इज रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ हिपैटोसेल्युलर फेलियर, बहुत ही क्विक लीवर के सेल्स के फेलियर होते हैं। इसमें दो पैटर्न्स आते हैं, एक तो सब मैसिव नेक्रोसिस, लेस रैपिड कोर्स एक्सटेंडिंग अप टू 3 मंथ, धीरे धीरे 3 मंथ में हमें नेक्रोसिस देखने मिलेगा लीवर सेल्स में। और एक होता है मैसिव नेक्रोसिस जो कि 2 से 3 हफ्ते में ही नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी कि लीवर के सेल्स का डेथ होना स्टार्ट होगा, तो इसे हम कहेंगे मैसिव नेक्रोसिस। तो परमानेंट हेपेटाइटिस में दो पैटर्न देखने मिलेगा, एक तो मैसिव नेक्रोसिस और दूसरा सब मैसिव नेक्रोसिस। तो परमानेंट हेपेटाइटिस जो होता है वो भी हमें दो कंडीशन में देखने मिलता है, एक तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में, एक तो नॉन वायरल हेपेटाइटिस में देखने मिलता है। एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में मोस्टली ये देखने मिलेगा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस में, लेस फ्रीक्वेंट इन हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस डी वायरस यानी कि को इन्फेक्शन में कम देखने मिलेगा, और रेयरली हमें HAV में यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस में परमानेंट हेपेटाइटिस देखने मिलता है, जो कि वायरल ओरिजिन का होगा। उसके अंदर हम कह रहे हैं तो मोस्टली हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस सी वायरस में हमें परमानेंट हेपेटाइटिस देखने मिलेगा, लेकिन को इन्फेक्शन में हमें कम रेट में देखने मिलते हैं। नॉन वायरल हेपेटाइटिस वायरल ओरिजिन नहीं हो फिर भी हमें परमानेंट हेपेटाइटिस देखने मिलेगा ड्रग टॉक्सिसिटी में, पॉइजनिंग में, हाइपोक्सिक इंजरी में या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर इन दी लीवर, इसमें हमें परमानेंट हेपेटाइटिस देखने मिलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें क्या देखने मिलेगा, तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में हमें देखने मिलेगा कि लीवर का साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा, 500 से लेके 700 ग्राम्स हो जाएंगे, और इसमें रेड और येलो, मडी रेड एंड येलो नेक्रोसिस देखने मिलेगा। उसके साथ साथ ग्रीन कलर का बाइल स्टेनिंग भी हमें देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो पता चलेगा कि लीवर स्मॉल है, श्रंकन है, सिकुड़ गया है, जिसका वेट होगा 500 से 700 ग्राम्स, और उसके अंदर मडी रेड या फिर येलो नेक्रोसिस देखने मिलेगा। उसके साथ साथ पैचेस देखने मिलेगा ग्रीन स्टेनिंग जैसा, ग्रीन बाइल स्टेनिंग का। अगर हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे तो क्या देखने मिलेगा, सब मैसिव नेक्रोसिस, कोलैप्स्ड रेटिक्यूलिन फ्रेमवर्क, large group of hepatocyte in zone 2 and zone 3 are wiped off, regeneration result in restoration of the normal architecture। सब मैसिव नेक्रोसिस में हमें क्या देखने मिलेगा, तो जोन 2 और जोन 3 जो होते हैं वहां पे हमें रेटिक्यूलाइन फ्रेमवर्क यानी कि रेटिक्यूलिन जैसा फॉर्मेशन, कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और रीजनरेशन में क्या होगा, इस स्टेज में मोस्ट प्रोबेबली रीजनरेशन हो सकता है, और रीजनरेशन में वो नॉर्मल आर्किटेक्चर को मेंटेन करता है। मैसिव नेक्रोसिस में क्या होगा, एंटायर
लीवर का जो लेब्यूल होता है वो नेक्रोटिक हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा लीवर का सेल्स जो होता है उसमें लीवर का सेल्स का डेथ हो जाएगा, जिसमें लीवर पैरेंकाइमल डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी वजह से रीजनरेशन नहीं हो पाएगा और वहां पे इरेगुलर मासिस देखने मिलेंगे लीवर सेल्स के इरेगुलर मासिस हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें परमानेंट हेपेटाइटिस में हिस्टोलॉजिकल फीचर्स देखने को मिलेगा। इम्यूनोप्रोफिलेक्सिस एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन, क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस हुआ है तो क्या करना है? हेपेटाइटिस को प्रिवेंट कैसे करना है? हेपेटाइटिस ए, एक्टिव इम्यूनाइजेशन विथ किल्ड वैक्सीन। हेपेटाइटिस ए का एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए किल्ड वैक्सीन दिया जाता है, जिससे हमें एक्टिव इम्यूनाइजेशन मिलता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन यानी कि पेशेंट को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हुआ है और उसको किल करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन या फिर बाहर से एंटीबॉडीज देते हैं। तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में किल्ड वैक्सीन या किल्ड वायरस का वैक्सीन दिया जाता है और पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम इम्यूनोग्लोबिन देते हैं हेपेटाइटिस ए में। हेपेटाइटिस बी में क्या देते हैं? तो प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में हम क्या देते हैं? प्रोफिलैक्सिस के लिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रेजेंट होते हैं जो कि हम देते हैं 0 मंथ यानी कि 0 डे, 1 मंथ और 6 मंथ, जो कि IM दिया जाता है। 0 डे पे देते हैं, 1 महीने बाद देते हैं, 6 मंथ के बाद बूस्टर देते हैं जिसे दिया जाता है IM यानी कि इंट्रामस्कुलर। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में हम क्या देते हैं? तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी दिया जाता है और हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबिन भी दिया जाता है। हेपेटाइटिस डी वायरस, मोस्ट प्रोबेबली हेपेटाइटिस डी वायरस में भी हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन यूज करते हैं। और हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई भी अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुआ है, अंडर ट्रायल सब चालू है, बट एंटीबॉडीज हैव बीन डेवलप। कुछ एंटीबॉडीज डेवलप किए गए हैं जो मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन अंडर ट्रायल स्टडी काफी सारा चालू है। तो इस तरह से हमें हेपेटाइटिस को ध्यान में रख के पेशेंट को ट्रीट करना है।